नमस्कार, एसटीबी न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। 15 लाख की राशि से होगा उर्दू लाइब्रेरी मोतिहारी का कायाकल्प। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर उर्दू लाइब्रेरी मोतिहारी में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बोले जदयू एमएलसी डॉक्टर खालिद अनवर। महिला के शव को गन्ने के खेत से पुलिस ने किया बरामद। मायके वाले ससुराल वालों पर गला दबाकर हत्या करने का लगाया बड़ा आरोप। जिलाधिकारी की उपस्थिति में फसल कटनी प्रयोग का किया गया आयोजन। 1 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र पर लगभग 60 क्विंटल पैदावार का किया गया है आकलन। जदयू एमएलसी बिहार के चारों सीटों के उपचुनाव से पहले एनडीए की जीत का किया बड़ा दावा। कहा कि बिहार की जनता का है विश्वास, सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर दिया एक बड़ी घटना को अंजाम। जमीनी विवाद को लेकर भाई की ही गला दबाकर की हत्या। शव को बोरे में बंद कर उसके दरवाजे पर फेंका। मोतिहारी के बंजरिया प्रखंड में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर शिक्षक सम्मान कार्यक्रम का किया गया आयोजन। प्रखंड के कुल 20 शिक्षकों को शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा सम्मान से किया गया सम्मानित। मझौलिया शुगर इंडस्ट्रीज में नए सत्र में गन्ना पेराई का काम हुआ प्रारंभ। यूनिट हेड द्वारा तय समय पर गन्ना भुगतान की कही गई बात। और मादक पदार्थों के विरुद्ध पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 378 क्विंटल गांजे के साथ 6 तस्करों को किया गिरफ्तार। देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन पर मनाए जाने वाले राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर कल संध्या उर्दू लाइब्रेरी मोतिहारी में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। बिहार के प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर तबरेज अजीज की अध्यक्षता में संपन्न हुए इस कार्यक्रम में जदयू एमएलसी डॉक्टर खालिद अनवर के साथ जिला विधिक संघ पूर्वी चंपारण के महासचिव एडवोकेट राजीव कुमार द्विवेदी उर्फ पप्पू दुबे, एमएस कॉलेज मोतिहारी के प्रोफेसर इकबाल हुसैन सहित उर्दू लाइब्रेरी मोतिहारी के महासचिव अजमुद्दीन हाशमी, अध्यक्ष शबाब रजा एवं कमेटी के सभी सदस्यों के साथ चंपारण के कई बुद्धिजीवियों ने शिरकत की। मौके पर सभा को संबोधन करते हुए डॉक्टर खालिद अनवर ने मौलाना आजाद की जीवनी पर प्रकाश डाला एवं उर्दू लाइब्रेरी के रिनोवेशन के लिए 15 लाख रुपए देने की घोषणा की। मैं तो पहले ही वादा कर चुका हूं डॉक्टर तबरेज साहब से, इनसे फोन पे मैंने वादा किया था पूरी कमेटी के लोगों से कि मैं 15 लाख रुपए दूंगा इस लाइब्रेरी में अभी। और ये 15 लाख रुपए कोई हैसियत नहीं है, लेकिन ये तामीर उम्मीद कलर वलर ये सब होना है इसके लिए। लेकिन मैं एक बात मैं बार बार कह रहा हूं कि पैसे की कमी नहीं होगी, बिल्कुल कमी नहीं होगी। आपके हौसले की कमी हो सकती है, पैसे की कमी नहीं होगी। जो भी काम करना चाहे, आप मुशायरा करना चाहें, मोतिहारी प्रीमियम लीग मैच कराना चाहें, आप वॉलीबॉल मैच कराना चाहें, आप क्विज कंपटीशन कराना चाहें, आप बच्चों के कंपटीशन के लिए यहाँ सेंटर बनाना चाहें, आप चाहें मेडिकल कैंप लगाना चाहें यहाँ पर, आप चाहें कि दलितों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, मुसलमानों के लिए कोई ऐसा कल्याणकारी योजना शुरू करना चाहें, आपको पैसे की कमी नहीं होगी। बस कमी सिर्फ इस बात की होगी कि आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप इफेक्टिवली टाइम दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। वहीं अपने अध्यक्षीय भाषण में डॉक्टर तबरेज अजीज ने मौलाना आजाद से जुड़ी कई अहम बातें रखी। स्वतंत्रता के बाद मौलाना आजाद द्वारा जामा मस्जिद दिल्ली से किए गए खिताब को उन्होंने सभी के सामने रखा। उन्होंने आज़ादी में जो कुर्बानियाँ दी वो तो हर जगह हर प्लेटफॉर्म से बुलाया जाता है, मगर ये 2 चीज़ें जो आज़ादी के बाद इन्होंने की, वो एक तो मुसलमानों के ऊपर एहसान बहुत बड़ा किया कि आज इतने मुसलमान जो हिंदुस्तान में रह गए, जिन्होंने अपना सामान्य सफ़र बांध लिया था पाकिस्तान जाने के लिए, तो वो तारीखी तकरीर जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो जामे मस्जिद से की, उस पे वो सामान जो खुल गए और लोगों ने फैसला किया कि हम लोग हिंदुस्तानी में रहेंगे। तो ये मुसलमानों पे आप समझिए कि मुसलमान अभी जो हिंदुस्तान में हैं, तो जिस आप परव्यू में हैं और जिस तरह से आप महफूज हैं, पूरे आलम में आप हिंदुस्तानी मुसलमान बहुत अच्छे कंडीशन। तो ये एक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का
बहुत ही एहसान है। दूसरा एहसान जो मैं बतलाऊंगा, जो आम हिंदुस्तानियों पे है, जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के कंट्रीब्यूशंस हैं, जो इस कंट्री को डेवलप करने में जो इनिशियल एज ए फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर वो भुला नहीं सकता। हम लोग एक दो कंट्रीब्यूशंस बतलाते हैं, इसलिए मैं इजाज़त चाहूँगा कि जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ही अल्फाज में कुछ बयान कर दूँ। वहीं कार्यक्रम में करीब 28 सालों बाद हुए उर्दू लाइब्रेरी चुनाव में मुंतखब सभी सदस्यों को मोमेंटे एवं शॉल देकर सम्मानित किया गया। वहीं चुनाव संपन्न कराने में अहम भूमिका निभाने वाले सभी लोगों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद डॉक्टर खालिद अनवर मीडिया से मुखातिब हुए और उर्दू लाइब्रेरी के विकास के संबंध में अपनी बातें रखी। देखिए, ये मोतिहारी उर्दू कुतुब खाना जो उर्दू लाइब्रेरी है, बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत तारीखी लाइब्रेरी है। 1920 में ये लाइब्रेरी कायम हुई थी और आज नई कमेटी बनी। उन लोगों ने शिक्षा दिवस पे जो भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, उनके ऊपर प्रोग्राम रखा है। मुझे उम्मीद है कि ये लाइब्रेरी समाज के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। समाज में जो गरीब बच्चे हैं या बच्चियां हैं या जो दूसरे लोग हैं, उनके लिए एक अच्छी जगह बन जाएगी जहां बच्चे पढ़ें लिखें आगे बढ़ें। और इसी के लिए डॉक्टर तबरेज़ साहब और यहाँ जो नई कमेटी बनी है, मोहतरमा शबाब रज़ा हैं उनकी अध्यक्ष, और ये अज़मुद्दीन हाशमी साहब हैं उनके सेक्रेटरी। तो इन लोगों को मुबारकबाद देने और इनकी कमेटी को हौसला बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ जमा हुए। लाइब्रेरी के विकास को लेकर आप क्या कर रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार की सरकार हर ज़िले में लाइब्रेरी के विकास के लिए एक फ़ंड रखती है। अब लाइब्रेरी की कमेटी को ये तय करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। हमारी सरकार किसी भी लाइब्रेरी को, चाहे किसी वर्ग की लाइब्रेरी हो, पैसा देने में कोई कमी कभी नहीं करेगी। आप कल्चरल प्रोग्राम करना चाहें, आप किसी तरह का भी प्रोग्राम, स्पोर्ट्स में अगर आपकी दिलचस्पी, स्पोर्ट्स में जाना चाहें या कोई प्रतियोगिता किसी तरह का करना चाहें, सरकार के पास फंड है। आप रजिस्टर्ड हैं, आपके पास एप्लीकेशन दीजिए, आपको पैसा मिलेगा। हम दिलाने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। आपको बिल्डिंग बनानी, उसके लिए पैसा मिलेगा। क्या चाहिए, हर तरह का पैसा मिलेगा। बस आप लोग हौसला कीजिए और काम कीजिए। इनिशियल जो आपने 15 लाख का अनाउंसमेंट किया है, ये कब तक जो है लाइब्रेरी कमेटी को मिल जाएगा या इससे डेवलपमेंट में काम होंगे? देखिए, लाइब्रेरी के पास अभी तक अपना अकाउंट नहीं है, इसलिए लाइब्रेरी को मिलने का तो कोई सवाल नहीं है। लेकिन डेवलपमेंट का काम सरकार अपने तरीके से कराएगी। चूँकि ये हमारा निजी फंड होता है तो उसका एक तरीका होता है, मैकेनिज़्म होता है। उस तरीके से इन्होंने बताया है कि मरम्मत का काम है और रंग रोगन का काम है, कुछ चीज़ें ख़रीदनी है नहीं, तो उन सब का काम जैसे होगा कमेटी के लोगों से आप बात करके उसका हम करेंगे। नीतीश के बेहद करीबी माने जाने वाले खालिद अनवर से जब शिक्षा दिवस पर जिले में सरकारी स्तर पर किसी तरह का कार्यक्रम नहीं होने से संबंधित सवाल पूछा गया तो वह पटना में हुए कार्यक्रम का जिक्र करने लगे और शिक्षा दिवस पर सरकार की नाकामी को छिपाते नजर आए। एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि आपने बताया कि शिक्षा दिवस जो मनाया जा रहा है, ये पहली बार इसका इनिशिएट जो है नीतीश कुमार जी ने ही किया था। बड़े अफसोस की बात है कि इस ज़िले में सरकारी स्तर पर या जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं या फिर इवन की जो MJCOB सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ कहीं भी किसी तरह का कोई प्रोग्राम नहीं दिखा। आज उर्दू से जुड़े लोग, कुछ लोग प्रोग्राम किए कल टाउन हॉल में, और आज यहाँ पे उर्दू कुतुबखाना के ज़रिए प्रोग्राम हुआ। लेकिन सरकारी स्तर पर या जो भी शिक्षण संस्थान है, वहाँ पे कहीं पे कुछ नहीं हुआ। क्या ये नीतीश कुमार का जो एक तरह से शिक्षा दिवस को लेकर के आया, फिर उन्हीं के ज़रिए जो है ये कहीं ना कहीं जो है शिक्षा दिवस की बेहुरमती इसको कह सकते हैं? देखिए, इतने मनफी सोच के साथ बात नहीं करनी चाहिए। आज पटना में शिक्षा दिवस पे शिक्षा विभाग ने ज्ञान भवन में बहुत बड़ा प्रोग्राम किया। शिक्षा विभाग ने लेटर जारी किया तमाम स्कूलों को 2019 में, और ये ऑर्डर जारी किया कि वो लेटर यथावत है, यानी उसी लेटर के हिसाब से आपको काम करना है। और जो सरकारी स्कूल है उसमें बाज़ाब्ता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पे बातें की गई और शिक्षा दिवस पे शिक्षा कैसे आगे बढ़े समाज में, इस पे बातचीत की गई। तो ऐसा मत समझिए कि कुछ हुआ नहीं, आपको जानकारी नहीं है। मोतिहारी में, इस जिले में कहीं भी सरकारी स्तर पे कुछ नहीं हुआ। नहीं, सरकारी स्तर पे हमने आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी पता किया। नहीं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारे अंडर में नहीं आता है। प्रशासनिक स्तर पर भी कोई काम नहीं हुआ, कोई प्रोग्राम नहीं हुआ।
नहीं, शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया। शिक्षा विभाग के जो स्कूल हैं, जो डिपार्टमेंट है, उसमें काम हुआ है। बाकी प्रशासनिक स्तर पे तो इसमें होना नहीं है, शिक्षा विभाग में होना है। से भी बात करने की कोशिश की, कोई प्रोग्राम नहीं था शिक्षा दिवस पे। नहीं, अगर जहां आपको प्रोग्राम नहीं तो उसको रिपोर्ट करना चाहिए, कंप्लेन करना चाहिए, और जहां प्रोग्राम हो उसकी तारीफ करनी चाहिए। पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में महिला का शव गन्ने के खेत से बरामद किया गया है। मृतिका के मायके वालों का आरोप है कि उसके ससुराल वालों द्वारा ही उसकी गला दबाकर हत्या की गई है। घटना मोतिहारी के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के सपही सिरिसिया गांव की है। वहीं मृतिका की पहचान सिरिसिया गांव निवासी दुखन माझी के 32 वर्षीय पत्नी सरिता देवी के रूप में हुई है। घटना के संबंध में मृतिका की मां ने बताया कि दामाद का फोन आया, आप बेटी के घर जल्द आ जाइए। मैं बोली कि मैं अभी नहीं आ सकती क्योंकि पड़ोस में ही किसी की मृत्यु हुई है। उसके बाद उन्होंने फोन रख दिया और मेरी बेटी का गला दबाकर हत्या कर दी, जिसकी सूचना ग्रामीणों द्वारा हमको दी गई। उसके बाद यहाँ पहुंचे तो घर में मेरी बेटी नहीं थी। वहीं पुलिस मौके पर पहुंच तलाशी शुरू की तो इस दौरान घर से कुछ दूरी पर गन्ने के खेत में बेटी का शव बरामद हुआ है। ससुराल वाले सभी लोग घर छोड़कर फरार हैं। रघुनाथपुर थाने के एसआई सुबोध कुमार सिंह ने बताया कि सूचना मिली है कि एक महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर गन्ने के खेत से उसके शव को बरामद किया है और पोस्टमार्टम के लिए उसे सदर अस्पताल मोतिहारी भेज दिया है। मृतक के परिजनों की तरफ से अब तक कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदन मिलते ही इसमें अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। ने मार दिलन दामाद हमर हानु, हमरे लगे फोन कैलन हानु, जानल जाइता फोन कैलन से बलुआई जल्दी। हम कहनी जे बउआ से हम 10 कातर बार 9 बारी करा के स्नान कह के हम आवा तनी तो खाना तू बनावा, आम तो तही खाम। तो फोन रख दिलक, ओकरा बाद में बेटी के मार के मुआ दिलक। कहाँ शादी करे? इहे सौंपही ना, हाँ सौंपही सरीसावा जी ना। खो जाते थाना गेल लो तो खोजते खोजते तो जाके तो रात मिलल बा 7 बजे 8 बजे रात ऊँखी में लाश जी। थाना दू गाड़ी थाना गेल लो नु, तब खोजनी से सब कोई मिल के तब मिलल लाश। ये ती चुके बाचा ना बतावत रहल कौनो गांव समाज के लड़का सबके कहाँ दुनी पता कर दिले बा, कौनो नहीं के घरे ओकरा। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत पिपराकोटी प्रखंड के पंडितपुर पंचायत के बेलवतिया ग्राम में किसान दुर्गा सिंह के प्लॉट नंबर 149 पर धान फसल की कटाई आज पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी की अध्यक्षता में की गई। धान की वैरायटी राजेंद्र मंसूरी बताई गई है। वहीं क्रॉप कटिंग प्रयोग के लिए 10 बाई 5 मीटर प्लॉट का चयन किया गया था, जिसमें 34.6 किलोग्राम धान प्राप्त किया गया। फसल कटनी प्रयोग के सूत्र के अनुसार अवशेष पदार्थ एवं नमी को छांटकर प्रति हेक्टेयर 60.10 क्विंटल की उपज का आकलन किया गया। वहीं किसान दुर्गा सिंह ने बताया कि खेती के दौरान उनके द्वारा डीएपी, यूरिया, जिंक एवं पोटाश का सही मात्रा में उपयोग किया गया है। मौके पर उपस्थित किसानों द्वारा धान की सीधी बुआई के साथ ही रबी मौसम के फसल जैसे गेहूं, मसूर, सरसों इत्यादि की जीरो टिलेज मशीन से बुआई की जानकारी तथा गांव में लेजर लैंड लेवलर मशीन से खेत का समतलीकरण के बारे में भी बताया गया। फसल कटनी प्रयोग के दौरान जिला कृषि पदाधिकारी मनीष कुमार सिंह, वरीय वैज्ञानिक सह प्रधान अरविंद कुमार सिंह, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी श्री प्रभात कुमार और किसान दुर्गा सिंह सहित अन्य किसान भी मौके पर मौजूद थे। बिहार में 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार भले ही थम गए हों, लेकिन इसके साथ ही जीत की दावेदारी भी शुरू हो गई है। जदयू के वरिष्ठ नेता और एमएलसी खालिद अनवर ने बिहार के 4 सीटों के उपचुनाव से पहले एनडीए की जीत का दावा किया है। खालिद अनवर ने कहा कि बिहार की जनता का विश्वास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर है और एनडीए 4 सीटों पर महागठबंधन को हराने का काम करेगी। लोगों ने राजद महागठबंधन को पूरी तरह से नकार दिया है। बिहार की जनता ने परिवारवादी, भ्रष्टाचारी और भाई भतीजा वाली राजनीति को भी खत्म कर दिया है और आगामी 2025 के विधानसभा के चुनाव में 220 सीट एनडीए गठबंधन जीतने का निर्णय लिया है। वहीं खालिद अनवर ने जनसुराज के प्रशांत किशोर को लेकर कहा कि प्रशांत किशोर इस उपचुनाव में पूरी तरह से पॉलिटिकली फेल हो गए। इस चुनाव प्रचार के दौरान ही जनता ने बता दिया है कि वह नेता नहीं है। राजनीति में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल प्रशांत किशोर कर रहे हैं यह कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। नीतीश कुमार जी हो या बड़े नेता, उनके खिलाफ प्रशांत किशोर बदजुबानी करते हैं, लेकिन उनको यह नहीं पता कि 13 करोड़ जनता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खूब पसंद करती है। देखिए, 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बिहार की जनता ने राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया ब्लॉक को रिजेक्ट कर दिया था और ये उपचुनाव जो 4 सीटों पे है
इस चुनाव में भी लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल को या उनके साथ जो पार्टियां उन सबको रिजेक्ट कर दिया है। जनता का मूड बहुत साफ साफ है कि हम उनके साथ खड़े होंगे जो हमारे लिए खड़े हैं, हमारा काम किया है। नीतीश कुमार जी का काम हर जगह नज़र आ रहा है और सब लोग ये चाहते हैं कि परिवारवादी व्यवस्था, स्टेट को जो लोग लूटते हैं, जो करप्शन करते हैं, अपने भाई भतीजे के लिए जीते हैं और अपने परिवार के लिए पूरे बिहार को दांव पे लगा देते हैं, ऐसे लोगों के साथ जनता खड़ी होने को तैयार नहीं है। आपको 13 तारीख को बड़ी तादाद में लोग एनडीए ब्लॉक वोट देने जा रहे हैं और 23 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उसमें आप लोगों को नज़र आ जाएगा कि बिहार की जनता एक मरतबा फिर नीतीश कुमार पे मुकम्मल भरोसा कर रही है और 2025 में हमको 220 से ज़्यादा सीटें आने जा रही हैं। प्रशांत किशोर क्या करिश्मा दिखाएंगे? देखिए, प्रशांत किशोर जी एक पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन मुझे अफसोस है कि वो फेल होने जा रहे हैं। जनता ने उनको फेल कर दिया है, उनको नेता मानने को तैयार नहीं है और वो ऐसी बदतमीज़ी की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं बड़े बड़े नेताओं के ख़िलाफ़। जिस नीतीश कुमार पे 13 करोड़ बिहारी मरते हैं, उनके खिलाफ़ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना और राजनीति में उन प्रवृत्ति के लोगों को आगे बढ़ाना जिसको 2005 में ही जनता ने रिजेक्ट कर दिया था। ऐसी सूरत में प्रशांत किशोर जी का जो राजनीतिक भविष्य है मुझे उज्जवल नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि हम लोग लोकतांत्रिक चीज़ों में यकीन रखते हैं, चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां आगे बढ़ें, लेकिन उनकी जो अनस्टेबिलिटी है, किसी मामले में वैचारिक तौर पे कोई आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट नहीं है। उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि शराबबंदी ख़त्म कर देंगे, इससे महिलाएं बहुत नाराज़ हुई। उन्होंने उल्टी सीधी भाषा इस्तेमाल की जिससे लोग नाराज़ हुए और उनका कोई विज़न बिहार के लिए नहीं है, इसलिए लोग उनको रिजेक्ट करने जा रहे हैं। मुझे अफसोस है, लेकिन वो फेल हो गए। बेखौफ हो चुके अपराधियों ने एक बार फिर बड़ी घटना को अंजाम दिया है और इस बार की घटना में एक पटीदार ने ही चंद जमीन के टुकड़े की खातिर अपने ही पटीदार को जान से मार डाला है। बताया गया है कि पहले तो उसने अपने साथ उसे बहला फुसला कर कहीं बाहर ले गया, फिर उसकी हत्या करने के बाद उसके शव को बोरे में बंद करके उसके दरवाजे पर फेंक दिया। घटना दरपा थाना क्षेत्र के रामपुर पंचायत के बिशनपुरवा गांव की है। घटना के बाद एक और जहां मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं उसके दरवाजे पर सैकड़ों लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई है और लोग इस घटना की जमकर भर्त्सना भी कर रहे हैं। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक कल रात दरपा थाना क्षेत्र के रामपुर पंचायत के बिशनपुरवा गांव के रहने वाले 25 वर्षीय युवक आकाश कुमार को उसके पटीदार बहला फुसलाकर कहीं लेकर गए और उसकी हत्या करने के बाद उसके शव को बोरे में बंद कर रात के करीब 2 बजे उसके दरवाजे पर ही फेंक दिया और वहां से वह फरार हो गए। परिजनों की सूचना पर पहुंचे दरपा थाना अध्यक्ष उमा शंकर माझी ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है और शव को अपनी अभिरक्षा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है एवं पटीदारों की गिरफ्तारी की कार्यवाही में जुट गए हैं। वहीं घटना के बाद मोतिहारी एसपी ने मामले के सफल उद्भेदन के लिए एक एसआईटी का गठन भी किया है और अविलंब हत्यारों की गिरफ्तारी का निर्देश दिया है। वहीं इस मामले को लेकर पूर्व मंत्री शमी मोहम्मद ने कहा है कि एसआईटी का गठन कर दिया गया है। दोषियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस से हमने मांग की है इस संबंध में, और उन्होंने क्या कुछ कहा है सुनिए। बिशनपुरवा जो रामपुर पंचायत के बिशनपुरवा ग्राम में विद्या जी का लड़का आकाश यादव जी का हत्या जो हुआ है, ये बहुत ही निंदनीय है। और जैसे मुझे मालूम चला तो मैंने तुरंत वहाँ बात करके एसटीएफ का टीम गठन करा करके जांच शुरू करवा दिया है। जल्द से जल्द जो भी संलिप्त होंगे इसमें गिरफ्तार किए जाएंगे। और वहाँ पे बहुत तरह की दिक्कतें थी, बात सामने आ रही थी, सब जांच का बिंदु है, सब जांच करेगी पुलिस। और हत्या का कारण कुछ पता चला? हत्या का कारण जब तक क्लियर नहीं हो पा रहा है, तब तक के कुछ कहना ठीक बात नहीं है। जैसे पता लगेगा जो भी दोषी होगा उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। छोटवाला ओकरा माया बना लागल बारे दादा ओ छोटू असुगनी बेटी आला देखियो कारा जी। रात को हम लेट से सोते हैं, ऐसे तो हमारा लड़का भी आता था 8-9 बजे 10 बजे घूम करके गांव में से।
उसके बाद में वो सो गया। उसके बाद में हम भी आकर के, हमको नींद नहीं आता था, इसलिए कि जिस पर हमारा संदेह है ना, हमारा भाई है, भतीजा है, वो सब महंगा जमीन लिया हुआ है, बंटवारा के लिए 5 साल से कह रहे हैं। हमारे पास लड़की शादी के लिए तैयार है, उसके लिए हम सोचे कि हमारा बंटवारा कर दो। और सबको मजबूरी लग रहा है कि लड़की का शादी करना है, जैसा कहेंगे वैसा ये हमको बांट करके दे देगा। तो बाद में वो बोल रहा था कि हमको महंगा वाला जमीन दे दो, फिर हम दस्तखत करेंगे, बंटवारा होने देंगे, नहीं तो नहीं होने देंगे। हम सोचे कि तुम्हारा जिंदगी बीत जाएगा तो महंगा जमीन तुमको नहीं देंगे। हमारे पास जी, हमारा नाम विद्या है, बिशनपुरवा। किन लोगों का साथ है आपका? जी, हमारा छोटा भाई अजय कुमार, बड़ा भाई बचा रहा है, उसका लड़का गजेंद्र कुमार। यही 3 आदमी, एक बार और हम पर भी हमला किया हुआ था। 11 नवंबर शिक्षा दिवस के मौके पर 22 बंजरिया जिला परिषद सदस्य इंजीनियर तौसीफुर रहमान द्वारा सोमवार को उच्च विद्यालय मोहम्मदपुर में शिक्षा सम्मेलन सह शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर देश के पहले शिक्षा मंत्री और महान स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब को याद किया गया तथा साथ ही बंजरिया प्रखंड के कुल 20 शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में उनके रचनात्मक और सकारात्मक कार्यों को देखते हुए मोमेंटो और शाल उड़ाकर उत्कृष्ट शिक्षा सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया। वहीं जिला परिषद सदस्य तौसीफुर रहमान ने बताया कि शिक्षा सेवा ही वास्तव में मानव सेवा है। रचनात्मक और सकारात्मक कार्य करने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहन अवश्य होना चाहिए, इससे उन शिक्षकों में ऊर्जा का संचार होता है। उन्होंने कहा कि नए शिक्षकों के आने से बंजरिया में एक नई शिक्षा क्रांति आई है। वहीं डीपीओ सह प्रभारी बीओ ने कहा कि शिक्षक सम्मान समारोह स्वागत योग्य कदम है। शिक्षकों पर ही देश का भविष्य टिका हुआ है। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी शशि भूषण तिवारी, डीपीओ सह प्रभारी बीओ अखिल वैभव, उपाध्यक्ष जिला परिषद पूर्वी चंपारण अखिलेश्वर यादव, डॉक्टर मंजर नसीम सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। मझौलिया शुगर इंडस्ट्रीज में गन्ना पेराई सत्र 2024-25 का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच डोंगा पूजन उपरांत संपन्न हो गया। बिरला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष रमेश कुमार गणेरीवाल, यूनिट हेडक्वार्टर जयप्रकाश त्रिपाठी, एजीएम रमाकांत मिश्रा, चीनी मिल कर्मी एवं किसानों ने संयुक्त रूप से डोंगा में गन्ना डालकर इस सत्र का शुभारंभ किया। वहीं अध्यक्ष रमेश कुमार गंडेड़ीवाल ने बताया कि वर्तमान पेराई सत्र में 60 लाख क्विंटल गन्ना पेराई का लक्ष्य रखा गया है। पिछले वर्ष के गन्ने का भुगतान भी पूर्ण रूप से कर दिया गया है। इस वर्ष भी समय से गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया जाएगा। वहीं यूनिट हेडक्वार्टर जेपी त्रिपाठी ने गन्ना किसानों से अपील की कि साफ सुथरा वो गन्ने की आपूर्ति करें। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि कैलेंडर सिस्टम के अनुसार चालान किसानों को उपलब्ध करा दी जाएगी। शुगर इंडस्ट्रीज में है 2024-25 सत्र सफल संचालन हेतु मझौलिया शुगर इंडस्ट्री में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच डोंगा पूजन किया गया है। इसके बाद शुभारंभ किया गया है। किसानों से अपील करते हुए चीनी मिल प्रबंधक ने साफ सुथरा गन्ना आपूर्ति करने के लिए अनुरोध किया है। साफ सुथरा गन्ना दे जिससे हमारी रिकवरी बढ़े। हम लोग रिकवरी में हमेशा सबसे लोएस्ट रह रहे हैं, तो किसानों से अनुरोध है कि वो अच्छा गन्ना साफ सुथरा करके दे जिससे रिकवरी बढ़े। इससे सारे किसानों की खुशहाली बढ़ेगी। किसानों से अपील है वो साफ ताज़ा गन्ना जो इंडेंट गया है उस तिथि के भीतर 72 घंटे के भीतर निर्धारित धारा पर वो गन्ने की आपूर्ति करें। साथ ही साथ ये गन्ने की बुआई का भी समय है। भरपूर मात्रा में वो गन्ने की बुआई करें, क्योंकि निश्चित रूप से गन्ना ही उनकी आर्थिक स्थिति को सुधार सकता है और चीनी मिल प्रतिबद्ध है किसान के हर समस्या को दूर करने में जो भी चीज हो सकेगी हम उनका सहयोग करेंगे। मोतिहारी पुलिस ने मादक पदार्थों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने नेपाल से ट्रक और स्कॉर्पियो में तस्करी कर लाए जा रहे 378 किलो गांजे के साथ 6 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। तस्कर नेपाल से गांजा लेकर पूर्वी चंपारण जिले के रास्ते होकर दूसरे जिले में पहुंचाने वाले थे। बता दें कि पहाड़पुर पुलिस को यह सूचना मिली कि तस्कर स्कॉर्पियो और ट्रक से गांजा की बड़ी खेप डिलीवर करने वाले हैं, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर अरेराज एसडीपीओ के नेतृत्व में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया और 6 तस्करों के साथ 3 क्विंटल 78 किलो गांजा भी बरामद किया गया। वहीं मामले को लेकर एसडीपीओ रंजन कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि आज तस्कर बेतिया के रास्ते दूसरे जिले में गांजे की बड़ी खेप लेकर तस्करी करने वाले हैं, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए
पुलिस ने तस्करों को गाड़ियों के साथ दबोच लिया है। गांजा जो है वो एसएच के माध्यम से पहाड़पुर थाना क्षेत्र होते हुए डुमरिया घाट की तरफ जाने वाला है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सूचना के सत्यापन हेतु एक टीम बनाई गई। टीम द्वारा सत्यापन के लिए त्वरित कार्रवाई करने हेतु पहाड़पुर थाना के पास चेकिंग लगाया गया। चेकिंग के क्रम में एक डीसीएम ट्रक और एक स्कॉर्पियो को रोककर जब उसकी तलाशी ली गई तो डीसीएम ट्रक से कुल 43 पैकेट गांजा और स्कॉर्पियो से 2 पैकेट गांजा बरामद हुआ और कुल 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई और एक विधि विरोध किशोर को भी पकड़ा गया। और इनसे जब पूछताछ किया गया तो पता चला कि गांजा की तस्करी है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में करते हैं, जिसमें गिरफ्तार व्यक्तियों में एक अशोक गुप्ता, लक्ष्मण शाह, जयप्रकाश यादव, ये दोनों नेपाल के रहने वाले हैं। अशोक शाह आदापुर के रहने वाले हैं। रवि कुमार दुबे नकरदेई के रहने वाले हैं और औरंगजेब खान तेलुआ के रहने वाले हैं और एक विधि किशोर जो है नौतन थाना बेतिया का रहने वाला है। इस कांड में आगे बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज हम लोग तलाश रहे हैं और आगे इसमें और भी कार्रवाई होगी। इसमें बरामदगी में कुल 45 पैकेट गांजा बरामद हुआ है जिसका वजन करीब 378 किलोग्राम, मोबाइल 7, एक डीसीएम ट्रक। मार्केट मूल्य क्या होगा सर इसका? अभी आप पता करवा के बताएंगे। और एक स्कॉर्पियो और भारतीय रुपया 7706 रुपये और नेपाली 1665 रुपये बरामद हुए।